हेलो एवरीवन। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का सेकंड लेसन स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि प्रारंभिक मानव कैसे हुए, कहाँ हुए, कैसे वो क्या रहते थे, क्या खाते थे, कैसे वो शिकार करते थे। तो इस अध्याय में हम आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक को स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उनके आखेट खाद्य संग्राहक के रूप में जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे और फल फूल जानवरों को खाकर वो समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। इसका मतलब है कि जो लोग एक स्थान पर रहते थे वो एक स्थान पे उतने ही दिन तक ही रह पाते थे जब तक वहाँ पर फल फूल पौधे और जानवरों का शिकार हो पाए, क्योंकि वो एक ही स्थान पर रहेंगे तो कंटिन्यू वहाँ की चीज़ों को उपयोग में लाने से वो चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, तो फिर उसके लिए उन्हें दूसरी जगह जाना ही पड़ता। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। दूसरा कारण था कि जानवरों का शिकार करने के लिए जानवरों के पीछे जाना होता था, तो इस वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था लोगों को। तीसरा कारण यह पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। तीसरा कारण है कि जो पेड़ पौधे फल फूल थे वो मौसम के हिसाब से उनकी उपज होती थी, उसमें फल फूल लगते थे, तो जिस मौसम में जिस पेड़ पे जो फल फूल लगता था तो लोग उस एरिया में या उस क्षेत्र में जाके रहते थे। और चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है, इसलिए पानी झीलों झरनों नदियों में ही मिलता है। तो कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे लोग बसते थे जो सूखे ना और जिसमें हमेशा पानी मिलता रहे। तो लोग इसकी तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती हैं? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन बनेगा। पहले तो आखेट का मतलब होता है शिकारी, और ये जो है कि सबसे पहले औजार किसके बने, तो पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के औजार बनाए जाते थे, और जिसमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और वाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यानी जानवरों के शिकार करने के लिए, पेड़ पौधों को काटने के लिए और झोपड़ियों को बनाने के लिए और ईंधन के इस्तेमाल के लिए इस तरह औजार बनाए जाते थे। ये देखिए उस समय के औजार इस टाइप से बने होते थे। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र
लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानों को चिन्हित किया गया है। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। ये देखिए यहाँ पर, ये जो है यहीं पर आखेटक संग्राहकों का प्रमाण मिला है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि भीमबेटका कहाँ पर हो। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भीमबेटका जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश, इस पुरा स्थल पर गुफाएं कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। वे गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां उन्हें पत्थर मिल सके, क्योंकि उससे वो औजार बनाते थे। ये देखिए चैत्र चित्रकला, जो कि देखिए शैल चित्रकला। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। देखिए पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हीं को वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थानों को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, जिनका निर्माण लोगों ने अपने आवश्यकता के लिए किया था और बाद में उन्हीं वस्तुओं को वहां छोड़ गए। तो यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है। अब आता है आग की खोज। कुरनूल गुफा जहां राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब यह है आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है।
इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसी औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। ऐसे करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनेगा कि लोग कैसे बन गए। तो लोगों ने अनाज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, ये देखिए लोगों ने अनाजों को बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही साथ सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ से उगते हैं और उन्हें कैसे पकाते हैं, और उन्होंने फिर इसे पैदा करना भी सीख लिया। इस प्रकार वह धीरे धीरे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे पहले पालतू जानवर कौन सा था? तो कुत्ते का था, यानी ऑप्शन में कुत्ता होगा तो हम उसको टिक करेंगे। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के लिए लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हों, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर हिंसक होते हैं, और इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए।
मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। तो ये जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधों के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनमें कुछ दिन, महीनों या फिर साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने, पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत सारे काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की भी बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बनी, फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उसका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाबों का कारण बताओ। आगे चलते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है और जानवरों का उपयोग किस लिए होता है। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र। क्या तुम्हें कई नील वर्ग दिख रहे हैं? ये मानचित्र में इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीपों में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में पौधे मिले हैं और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे, क्योंकि वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती हैं जिससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिले हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते रहे होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और भी अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इस तरह प्राचीन
प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये है नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया गया था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसी आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही किए गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य जगहों पर लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी आजीविका चलाया करते थे। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दरे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामानों को भी रख देते थे जो उनके पसंदीदा सामान होते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो उस समय के जो लोग थे वो जब कोई मर जाता था तो उसके साथ उस व्यक्ति की पसंदीदा चीज़ों को भी दफना दिया करते थे उसके कब्र में। उन्हें लगता था कि मरने के बाद का जो जीवन है तो वो व्यक्ति उस पसंदीदा चीज़ को इस्तेमाल करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने जो भी अभी स्टडी किया उसका यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं, आप इनको लर्न कर सकते हो। तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक होती है। अगले क्लास में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।